हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से एक मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ MCQs की फॉर द नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो ESIC हो। ये क्वेश्चंस बहुत बार पेपर्स में आ चुके हैं। तो हम आज से रोज़ 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें वो रेपिटेटिवली आने वाले क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगी और उनके रैशनल्स भी तुम लोगों को बताऊँगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आप इन क्वेश्चंस को करके अपने एग्ज़ाम्स क्रैक भी कर सकते हैं अगर आप रोज़ इन क्वेश्चंस को करोगे, रोज़ 25 क्वेश्चंस करोगे और ट्राई करोगे कि इनको तुम समझो, तो you can easily crack the exam. So without any delay, let's start with the first question. Which diet should be given to the pre-eclamptic mother? So pre-eclamptic mother कौन सी होती है? प्रेगनेंसी में जब हमें हाइपरटेंशन हो जाए या फिर कंसीव करने से पहले ही हम हाइपरटेंसिव बंदा हो, तो उसको जब हाइपरटेंशन उससे कंट्रोल नहीं होती तो वो एक स्टेज पकड़ती है जिसको बोलते हैं हम प्री एक्लैम्प्टिक स्टेज। प्री एक्लैम्प्टिक स्टेज एक्लैम्पशिया की प्रायर स्टेज है, उससे पहले की प्री स्टेज है। ठीक है, वो कह रहा है उस स्टेज में हमें कौन सी डाइट देनी है मदर को। तो हम उसे वेल बैलेंस डाइट देंगे, हाई सोडियम डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे या फिर हाई कैलोरी डाइट देंगे। तो कौन सी डाइट देंगे हम उसको? हम उसे देंगे वेल बैलेंस डाइट। वेल बैलेंस डाइट क्यों देंगे? क्योंकि उसको उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जो जो उसको इन चीज़ों में लॉस हो रहा है, हाइपरटेंशन में जैसे कि लॉस होता है, बहुत सारा प्रोटीनोयूरिया आ जाता है या फिर उसके सोडियम इनटेक ज़्यादा होता है तो उसमें सोडियम भी बाहर निकालना पड़ता है, तो हम उसको इक्वली सोडियम देंगे, हर एक न्यूट्रिएंट्स इक्वली देंगे ताकि वो अर्ली स्टेज में ही उस चीज़ को रिकवर कर पाए। तो हम उसे वेल बैलेंस डाइट देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज़ गिवन टू मेनिक पेशेंट। मेनिक पेशेंट पहली बात तो होता कौन है? मेनिक पेशेंट कौन सा होता है? मेनिया एक डिसऑर्डर है जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें हमें पेशेंट को कैसा फूड देना चाहिए? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एक्टिविटीज़ करता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर रहता है 24 घंटे, मतलब ये टिक्के नहीं बैठता, ये डिप्रेशन का ऑपोजिट होता है। हम उसे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे, फिंगर फूड देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे कि हाई कैलोरी डाइट देंगे? हम इसको कौन सी डाइट देंगे? हम उसे फिंगर फूड देंगे। फिंगर फूड कैसे देंगे? क्योंकि जब वो इधर उधर घूम रहा है, हम उसे कहेंगे कि तू खाना खा ले, टिक्के तो वो बैठेगा ही नहीं। अगर हम उसे बैठ के स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देने के लिए भी उसे हमें बिठाना पड़ेगा, पर वो बैठेगा ही नहीं। हाई प्रोटीन डाइट से क्या होगा? उसे कैलोरीज नहीं मिलेंगी, उसकी एनर्जी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगी, वो कम कार्ब्स लेगा, कम फैट लेगा। हाई कैलोरी डाइट में उसे प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसे प्रॉपर प्रोटीन कार्ब्स जो उसको जितने अमाउंट में चाहिए नहीं मिलेंगे। फिंगर फूड इज़ लाइक हम उसको रोल बना के दे देंगे हाथ में कि वो अपनी अगर घूम फिर भी रहा है तब भी खाता रहे। इस पेशेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज इसकी इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती है और एक्सेसिवली ये यूफोरिया में रहता है। यूफोरिया मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। तो इसको खाना फिंगर फूड ही देना पड़ता है क्योंकि ये बैठ के कहीं खाता नहीं है। तुम कहीं वार्ड में भी जाओगे, तुम देखोगे कि जो मेनिक पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत एक्सप्रेस करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, और डिप्रेशन वाले बेचारे बैठे रहते हैं। तो इन लोगों को फिंगर फूड ही देना पड़ता है। इनको हम रोल बना के दे देंगे, चलता फिरता खाता रहेगा, साथ में अपनी बातें करता रहेगा। ठीक है, इनको बिठा के हम खाना नहीं दे सकते, कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ हम इनको नहीं दे सकते, इनको इक्वल अमाउंट में हर एक न्यूट्रिएंट देना पड़ता है और फिंगर फूड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलोगिया। एलोगिया क्या चीज़ है? पॉवर्टी ऑफ थॉट है, इनएबिलिटी टू स्पीक प्रॉपरली है, या फिर इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंक है, या फिर पॉवर्टी ऑफ इनिशिएट एक्टिविटीज़। इट इज़ इन, इसको हम बोलते हैं इनिशिएट एक्टिविटीज़। तो व्हाट इज़ एलोगिया? ये बहुत अच्छी टर्म है, बहुत बार मैंने देखा है पेपर में आई भी है। इसके साथ बहुत सारी टर्म्स जो हमने बाकी लिखी हैं, पॉवर्टी ऑफ स्पीक, ये सब ये बहुत बार मैंने देखा है पेपर में आ चुकी है और बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से हमें कौन सा करना है। सो व्हाट इज़ एलोजिया? इसको हम एलोजिया भी बोलते हैं, लोगिया भी बोलते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप से लोग इसको बोलते हैं कि क्या होना चाहिए। तो व्हाट इज़ एलोजिया? एलोजिया सब पॉवर्टी ऑफ थॉट। पॉवर्टी ऑफ थॉट मतलब उसको, उसके पास थॉट्स नहीं होते। जैसे कि हम अगर कोई किसी से प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो वो हमें बहुत सारे आइडियाज़ देता है, उसके पास थॉट्स होते हैं। इसके पास पॉवर्टी होती है, उस चीज़ मतलब बहुत कम होते हैं इसके पास थॉट।
इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, इसको हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग एग्नोशिया, एग्नोशिया। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया है, निशा और यहाँ पे भी आ रहा है सिया, तो इनसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, एग्नोशिया, एग्नोशिया रिकॉग्नाइज। ठीक है, मतलब इट्स लाइक जी आ रहा है तो एग्नोशिया एंड रिकॉग्नाइज, जी आ रहा है ना, इसमें जी आ रहा है, तो इट्स लाइक दिस। पॉवर्टी टू इनिशिएट एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनर्जिया। एनर्जिया मतलब, अब इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, एनर्जी, हमारे पास क्या आ रहा है, एनर्जी। अब अर्जी आ रहा है मतलब कि एनर्जी, और आगे लग गया एन मतलब एब्सेंट ऑफ एनर्जी। तो अगर एब्सेंट ऑफ एनर्जी है तो पॉवर्टी ऑफ इनिशिएट एक्टिविटी, वो एक्टिविटी ही नहीं इनिशिएट कर पाएगा। सब तुम लोगों को समझ आ गया व्हाट इज पॉवर्टी ऑफ थॉट, इनएबिलिटी टू स्पीक प्रॉपरली, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स, और पॉवर्टी ऑफ इनिशिएट एक्टिविटी। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटीडोट ऑफ ओपॉइड्स। सो एंटीडोट्स बहुत बार आते हैं पेपर में, ठीक है, तो तुम्हें एंटीडोट्स प्रॉपरली करने हैं कौन से, और मैंने ये वाला एंटीडोट तो बहुत बार देखा है कि ओपॉइड्स, जितने भी मैंने पेपर दिए कि ओपॉइड्स का एंटीडोट कौन है, तो ओपॉइड्स का एंटीडोट कौन है, डिजिबिन है, विटामिन के है, एट्रोपिन है, या फिर नलेक्सोन है। ये मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे पेपर्स में आए हैं, और मोस्टली जो लोग हैं वो एक गलत करते हैं, इवन दाउ दे नो कि बहुत बार आते हैं ये पेपर में। सो व्हाट डू यू थिंक कि ओपॉइड्स का एंटीडोट कौन है? ओपॉइड्स का एंटीडोट है नलेक्सोन। सो आपको ये याद रखना है कि ओपॉइड्स का एंटीडोट है कौन सा, क्योंकि देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है, लाइक यू कैन लिटरली गेट सो मैनी मार्क्स फ्रॉम दिस। ठीक है ना, ये एंटीडोट्स वाले क्वेश्चंस हर एक पेपर में रिपीट होते हैं, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, आपको हर एक पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि इसका एंटीडोट कौन सा है, उसका एंटीडोट कौन सा है। ठीक है, अब डिजिबिन किसके लिए यूज़ होता है, डिजॉक्सिन के लिए। विटामिन के किसका है, वारफरिन का एंटीडोट है। ठीक है, ये तुमने ऐसे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास, व्हेन टीबी डे इज सेलिब्रेटेड। अब टीबी का डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, 24 मार्च, 2 मार्च, 17 अगस्त या 7 में। मोस्टली जो सेलिब्रेशन डेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली आते हैं, जैसे टीबी आ गया, एड्स डे आ गया, मेंटल हेल्थ डे आ गया, मतलब जो हम रेगुलरली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, जब हम क्लिनिकल वर्क कर रहे थे, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे थे, तब भी ये हम डेज मनाते थे अपने कॉलेज में। तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस जो तुम्हें लगे कि सुपरफिशियली तुमने अपने क्लिनिकल वर्क में डे सेलिब्रेट्स किए हैं उनके बारे में याद करना है। तो टीबी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, हम टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 24 मार्च। 24 मार्च को हम टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो यह तुम लोगों ने याद रखना है। देन व्हेन द बेबी का जो वेट है डबल होता है, व्हेन वेट ऑफ बेबी गेट्स डबल, तो कब होता है, 5th मंथ पे, 6th मंथ पे, 8th मंथ पे, या 12th मंथ में। या तो बेबी का वेट डबल होता है उसके 6 मंथ में, 6 मंथ्स में वो डबल कर लेता है अपना वेट, जो है वो डबल हो जाएगा। लाइक अगर वो 3 kgs का था वो 6 kg का हो जाएगा, और 12th मंथ में उसका हो जाएगा वेट ट्रिपल इन द सेंस, अगर वो 3 kg का था तो 6 मंथ्स में वो डबल हो जाएगा, 12 मंथ में वो ट्रिपल हो जाएगा, 9 kg का हो जाएगा। और मोस्टली पेपर में ऐसा होता है कि एक आ रहा है 6 मंथ, उसमें होता ही नहीं लिखा हुआ 6 मंथ्स, उसमें लिखा होता है 5 मंथ्स। तो तुम नियर बाय देखो तो हम 5 मंथ करेक्ट कर देंगे, जैसे उन्होंने 6 मंथ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और कुछ बुक्स में हमें 6 मंथ्स नहीं लिखा हुआ, कुछ बुक्स में हमें लिखा हुआ है 5 मंथ्स, तो हम 5 मंथ को करेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हमें दे रखी हैं क्वेश्चन में। हमें डिजॉक्सिन कब नहीं देनी, व्हेन डिजॉक्सिन इज़ नॉट गिवन। ठीक है, डिजॉक्सिन एक ड्रग है विच इज़ गिवन टू द कार्डियक पेशेंट। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा कि डिजॉक्सिन दी जाती है कार्डियक पेशेंट को। ये क्या करती है, कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है उनको इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इंक्रीज़ करती है कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है उनको ये इंक्रीज़ करती है। ठीक है,
और ये वर्क करती है सोडियम और पोटाशियम के पंप पे। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये क्या चीज़ है? ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। और इसको हमने कब नहीं देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये ड्रग है ये करती है कॉज ब्रेडिकार्डिया। ये हमें कॉज करती है ब्रेडिकार्डिया। तो हमें ये कब नहीं देनी? जब एपिकल पल्स बिलो 100 होगी, जब एपिकल पल्स बिलो 80 होगी, या फिर एपिकल पल्स बिलो 60 होगी, या फिर एपिकल पल्स बिलो 70 होगी। तो हमें ये कब नहीं देनी है? जब हमारी एपिकल पल्स बिलो 60 होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी ही कम है। और जब हम इसे डिजॉक्सिन देंगे, और डिजॉक्सिन क्या करेगी? ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगी, जिससे क्या हो जाएगी? उसको दिक्कत हो जाएगी और वो और ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया में चले जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कॉपेलिक स्पॉट सीन्स इन विच डिसीज़? तो ये तो साइन सिम्टम है। ये कौन सी डिसीज़ में शो होते हैं? ये कॉपेलिक स्पॉट्स होते हैं। ये शो होते हैं हमें मीजल्स में, नॉट इन रोबेला, नॉट इन टाइफॉइड, नॉट इन पोलियो। ओके, देन नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आई ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में आई ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मायोपिया, प्रेसबायोपिया। इंडिया में पूछा है मैंने, लिखा है यहाँ पे इंडिया में। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आई ब्लाइंडनेस इन इंडिया? तो कौन है? या तो कौन है? कैटरेक्ट। जो हमारी आई ब्लाइंडनेस का कॉज है इंडिया में वो है कैटरेक्ट, ठीक है। बट अगर हमें वो पूछ रहे हैं कि हमारा मोस्ट कॉमन इंडिया का ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट है और हमारा वर्ल्ड का कौन सा है, तो हम वर्ल्ड का कौन सा लिखेंगे? मतलब कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आई ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड, तो वो कौन सा आई ब्लाइंडनेस है जो कि वर्ल्ड में फेमस है? तो उसमें ऑप्शन हमारे पास आता है दैट इज ग्लूकोमा, ठीक है। इंडिया में कैटरेक्ट है, ये याद रखना, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी कब स्टार्ट हुआ था? एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1964 में, 1987 में, 1971 में, 1961 में। तो ये स्टार्ट हुआ था 1971 में, 1971 में। अब मैंने ये कैसे याद किया था? क्योंकि एक आता है एमटीपी, एक आता है मिड डे मील प्रोग्राम। तुमने याद है मिड डे मील प्रोग्राम हमने किया हुआ है अपनी कम्युनिटी में। एमटीपी हमारा होता है 1971 में और मिड डे मील प्रोग्राम हमारा होता है 1961 में। तो तुम इससे याद रख सकते हो, एमटीपी हो रहा है 1971 में, मिड डे मील प्रोग्राम हो रहा है 1961 में, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका है दोनों चीज़ों को याद रखने का, 10 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वीक प्लेसेंटा स्टार्ट वर्किंग कंप्लीटली? कौन से वीक में जो हमारा प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देता है? मतलब जो हमारा प्लेसेंटा मदर के अंदर सिचुएटेड है वो कौन से वीक में प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देता है? 4th वीक में, 11th में, 15th में, 20th में। सो हमारा जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपरली वर्क तो करना स्टार्ट करता है 12th वीक में, ठीक है। प्रॉपरली उसका वर्किंग में आ जाता है वो। 12th वीक मतलब कौन सा मंथ हुआ? 3rd मंथ। बट इसमें अब 12th नहीं दिया हुआ, तो नियर बाय हमारा हो गया 11th मंथ। तो हम किसको करेक्ट करेंगे? 11th मंथ को, ओके। कब स्टार्ट करता है हमारा? 11th मंथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मच टाइम रोगम इंजेक्शन इज गिवन टू द मदर आफ्टर डिलीवरी? अब रोगम इंजेक्शन क्या होता है? ये एक एंटी-डी है। अगर मदर RH पॉजिटिव है
और बेबी RH नेगेटिव है तो हम उसको एक एंटी-डी इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोगम इंजेक्शन। तो आफ्टर डिलीवरी हमें पता चला कि दोनों मदर एंड बेबी का RH फैक्टर चेंज है, तो हम कितने टाइम में उसको एंटी-डी इंजेक्शन दे देंगे? विदिन 24 आवर देंगे, विदिन 12 आवर देंगे, विदिन 72 आवर्स देंगे और विदिन 48 आवर्स देंगे। तो हम उसे कब देंगे ये इंजेक्शन? तो हम उसे देंगे विदिन 72 आवर्स के बीच हमने ये इंजेक्शन उसे दे देना है। 72 आवर्स के अंदर हमने ये इंजेक्शन उसको दे देना है, जिसको हम बोलते हैं रोगम इंजेक्शन। और हमें ये भी आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि हम जिनका RH नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है मदर एंड फीटस में, उनमें हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं? तो उसमें आपने लिखना है हम उनमें देते हैं रोगम इंजेक्शन, ठीक है, एंटी-डी इंजेक्शन बोलते हैं जिसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एक्लैम्शिया। हम अभी प्री एक्लैम्शिया पढ़ के आए हैं, तो एक्लैम्शिया के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कौन सी करते हैं? हम करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर एक्लैम्शिया वी यूज़ मैग्नीशियम सल्फेट। और कितनी रेशियो में? 8:12। ये होती है NS और ये होती है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। और कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? इसका एंटीडोट है। ये क्या है? इसका एंटीडोट है, ठीक है। याद रखना मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटीडोट है वो क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। और 8:12 में यूज़ की जाती है, ये एक्लैम्शिक मदर में यूज़ की जाती है। विच इज़ अ थॉट डिसऑर्डर इन ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा थॉट डिसऑर्डर है? इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, परसेप्शन है। थॉट मतलब जिसकी थॉट में दिक्कत है, ठीक है, जिसकी बिलीव्स में दिक्कत है, थिंकिंग में दिक्कत है। सो इसमें से कौन सा थॉट डिसऑर्डर है? दैट इज डेल्यूजन, ठीक है। डेल्यूजन इज अ फॉल्स और एकदम फिक्स्ड थॉट होते हैं उस बंदे के, वो किसी की नहीं सुनता, उसने जो सोच लिया वो सोच लिया। एल्यूजन एंड हेलुसिनेशन एक परसेप्शन डिसऑर्डर है, लिखा हुआ है यहाँ पे परसेप्शन डिसऑर्डर है। मतलब कोई चीज़ पड़ी है, उसको देख के हम क्या परसीव कर रहे हैं फ्रॉम आवर आईज। जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो हम उसे स्नेक समझ रहे हैं, इज़ अ एल्यूजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। और हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हमारा जो एब्सेंस होता है, जो क्या होता है? स्टिमुलस। उससे लगेगा मेरे पास कोई है, मेरे को एक गंदी सी स्मेल आ रही है बट स्मेल नहीं आती होगी। एब्सेंस एंड प्रेजेंस का डिफरेंस है, ये दोनों क्या है? एक परसेप्शन डिसऑर्डर। और डिल्यूजन क्या है? एक थॉट डिसऑर्डर, मतलब उसके पास फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच पोजीशन इज गिवन और प्रेफर्ड। कौन सी पोजीशन हमें देनी चाहिए? स्पाइन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें उसे देनी चाहिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि देखो जब वो लेटेगी ना सीधा स्पाइन पोजीशन में, तो उसकी जो इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा है ना, सुपीरियर नहीं इन्फीरियर वेना कावा है, वो सुप्रेस होगी, उससे उसको दिक्कत हो सकती है, उसको स्पाइन हाइपोटेंशन हो सकती है। लिथोटमी पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो तो हम डिलीवरी में देते हैं। प्रॉन पोजीशन में भी सेम ही होगा कि उसको दिक्कत होगी, हम नहीं ऐसे लिटा सकते उल्टा और सीधा करके, तो हम इस लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, जिससे उसके पेट को साइड से एक होल्ड भी मिल जाता है बेड से, ठीक है, वो स्टेबल भी रहता है और उसको भी इजीली कैरी करने में दिक्कत नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ टॉर्च। ये एक बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर वाली प्रॉब्लम होती है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं टॉर्च। टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला साइटोमेगालोवायरस एंड herpes simplex, tetanus rubella cytomegalovirus and herpes simplex, typhoid ricket cytomegalovirus and hepatitis typhoid rubella cytomegalovirus and herpes simplex। तो इसका आंसर है टॉर्च की फुल फॉर्म होती है टॉक्सोप्लाज्मिक रूबेला साइटोमेगालोवायरस एंड herpes simplex। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। हम अभी थोड़ा ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन सा होता है? पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट और नेलेक्सोन। तो इसका होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अभी ऊपर पढ़ के आए हम। मैग्नीशियम सल्फेट हम किसको देते हैं? एक्लैम्शिया वाली मदर को देते हैं। और कितनी रेशो में देते हैं हम? 8:12 में देते हैं, ठीक है। ये अभी हम ऊपर एक करके आए हैं।
उसके बाद आ गया विच इज़ मोर इफेक्टिव वैक्सीन इन ऑल ऑफ दिस, किल्ड, लाइव, टॉक्सिड एंड बोथ ए एंड बी। तो ऑलवेज याद रखना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो वैक्सीन होती है वो होती है जो हमारी लाइव वैक्सीन होती है। ये बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें लाइव हम एंटीबॉडी एंटीजेंस डालते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऑल ऑफ दिस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी कार्डिक डिसीज एंड हैव डिसिप्निया देन व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी इन एमरजेंसी। कोई पेशेंट आया हमारे पास एमरजेंसी में जिसको रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक डिसीज़ है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिसिप्निया को बोलते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, जो ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ होगा उसको हम ऑक्सीजन देंगे, रेस्ट देंगे, बेड साइड को एलिवेट कर देंगे या फिर एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा उसका बेड एंड ऊपर करना है क्योंकि उससे क्या होगा, उसके लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिलेगा फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। देन वी ऑल डू द अदर थिंग्स, ठीक है। फाउलर पोजीशन हमेशा जो हेड एंड रहता है उसको ऊपर करोगे ना तुम, तो उसके लंग्स को एक्सपेंशन के लिए टाइम, मतलब अच्छा खासे उसके लंग्स हैं जो एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम उसका ऑलवेज एलिवेट करेंगे बेड हेड, और बाकी सब चीज़ें हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द करेक्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की करेक्ट स्टेज बतानी है आपको कौन सी है। इलनेस, प्रोड्रोमल, इंक्यूबेशन, कन्वेलेंस। इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल इलनेस, कन्वेलेंस, प्रोड्रोमल इलनेस, इंक्यूबेशन, कन्वेलेंस, प्रोड्रोमल इंक्यूबेशन, इलनेस, कन्वेलेंस। तो इसकी करेक्ट स्टेज है इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल इलनेस एंड कन्वेलेंस। आपको हमेशा ये ऐसे याद रखना है, IPIC, IPIC, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन IPIC, ठीक है। इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल इलनेस एंड कन्वेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज गिवन टू द बेबी बाय ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से उसको कौन सी इम्यूनिटी जाती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पहले तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, दैट इज एक्टिव एंड एक होती है पैसिव, ठीक है। इनके आगे दो होती हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है हमारे पास आर्टिफिशियल। इसमें भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दो तरह की इम्यूनिटी होती है। तो इसमें जो बेबी को मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है उससे कौन सी इम्यूनिटी उसको जाएगी, तो उसको जाएगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इज दूसरे से जा रही है, नेचुरल तरीके से जा रही है, लाइक कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जा रही, जो मदर ने खाया पिया है वही दूध वो पिला रही है उसको, ठीक है। और इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें जाएगी हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इफ़ यू वांट कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, जो जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मेरे को रैशनल का एक अच्छा सा टॉपिक बनाना चाहिए और उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस चीज़ का एक प्रॉपरली लेक्चर अपडेट कर दूंगी, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हमें ये समझना है तो आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड pH वैल्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2 and 3, 4। तो नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से 7.45 नॉर्मल आर्टीरियल pH वैल्यू ऑफ द ब्लड। इससे एक भी कम नहीं, एक भी ज़्यादा नहीं, प्रॉपर ये वैल्यू ही लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इन एड्स विच सेलुलर इम्यूनिटी लास्ट लॉन्ग। कौन सी सेलुलर इम्यूनिटी लास्ट लॉन्ग करती है। T सेल, B सेल, माइक्रोफेजेस, साइटोकाइनेस। कौन सी इम्यूनिटी हमारी जो है एड्स में करती है, दैट इज T सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। IgM, IgA, IgE, IgG। तो क्रॉस करता है IgG, ठीक है। IgG इकलौता ही इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक जाता है क्रॉस करके, ठीक है।
और नेक्स्ट ही क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन मिल रहा है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, IgG, IgA, IgM, IgE। तो कौन सा होता है? IgA। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में IgA प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लेसेंटा से क्रॉस करता है IgG, ठीक है। तो ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को अभी करवाए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको एक कॉपी पेन लेके लिख भी सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं MCQs रोज़ नए नए, और अपने नए नए इवैल्यूएशन करके आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कल एक नई वीडियो अपलोड करूँगी विद न्यू 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। So thank you. If you like the video, please share and subscribe to my channel and give it a thumbs up. Thank you so much, students, and all the best for your exams. Hope you all like the question answer series.